हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, इससे पहले हम जो डिजिटल में कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू अदर और अदर डेसिमल टू अदर, यानी कि लगभग लगभग सारा कन्वर्जन हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक है आपका बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, क्या है दोस्तों? बूलियन अलजेब्रा। खोजकर्ता का नाम क्या है? जॉर्ज बूले। देखो दोस्तों, आज जो हमने क्लास बनाई है पहले से ही हमने सारी चीज़ नोट डाउन कर ली है, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, यानी कि 20-30 मिनट में बहुत ही कम कवर कर पा रहे थे हम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सारी चीज़ के हमने नोट्स बनाए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से आपको दिखाना है और प्रॉपर तरीके से समझाते हुए चलना है। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप भी जानते हैं कि आपके बैक के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। यदि आपका कोई दोस्त जिसकी बैक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी संबंधित ट्रेड्स का छात्र है, जैसे कंज्यूमर हुई, या टीपीईएस टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, यदि इन ट्रेड का छात्र है या इलेक्ट्रीशियन का भी छात्र है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। इसका जो खोजकर्ता थे कौन थे? वे थे जॉर्ज बुले। ठीक है, क्या कौन थे? जॉर्ज बुले। अब जैसे कि हमने यहाँ देखा है क्या, और ऑपरेशन, जो इसका और ऑपरेशन है, इसका मतलब ये प्लस को प्रदर्शित करता है, या लॉजिकल एडिशन आप इसे बोल सकते हैं। आप देखते हैं ए प्लस जीरो का मान ए होगा, कैसे होगा? आप इस चीज़ को यहीं से समझो बस। मान लो आपने ए की जगह 1 रखा, प्लस में जीरो किया, तो बराबर करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 1। उसके बाद यदि आपने ए की जगह 0 रखा, प्लस जीरो किया, तो क्या आया? 0। तो आप देख रहे हैं यो जो आउटपुट है कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रही है? ए पर। तो यानी कि यहाँ से जो भी आएगा वो ए पर डिपेंड करेगा, यानी कि जो भी होगा, या आप ए 0 के साथ कुछ भी ऐड करोगे, 1 करोगे या जो भी करोगे, तो यानी कि जो भी यहाँ ए की जगह आप रखोगे, 1 रखोगे तो 1 आएगा, यदि आप 0 रखोगे तो 0 आएगा। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद दूसरा, जैसे कि ए की जगह आपने सबसे पहले 1 रखा और +1, यदि 1 और 1 करते हैं तो क्या आएगा? 1। उसके बाद जब हमने एक की जगह क्या रखा? 0, 0 प्लस 0, तो सॉरी 0 + 1, तो अब भी क्या आएगा? 1। या आप ए की जगह 0 रखो या 1 रखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का बार है, आपने ए का मान रखा 1, तो आपका इसका मान कितना हो जाएगा? ए बार का मान 0। तो आप यहाँ देखोगे तो दोनों को जोड़कर क्या हुआ? 1। यदि आपने ए का मान 0 रखा, ठीक है, तो ए बार का मान क्या हो जाएगा? 1। तो अब भी क्या आएगा? 1। तो आप देखो, आप ए का मान जो भी रखोगे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, हमेशा 1 ही आएगा। आप ए का मान 0 रखो या 1 रखो, उसके साथ क्या है? कॉम्प्लीमेंट। यदि दोनों का कॉम्प्लीमेंट है तो, सॉरी एक का कॉम्प्लीमेंट है तो, एक सिंगल हो और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट हो। उसके बाद ए प्लस ए, जब ए को ए में जोड़ोगे, मान लो आपने ए का मान 1 रखा +1, तो बराबर क्या आएगा? 1। उसके बाद आपने यहाँ 0 रखा, +0 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि पूरी चीज़ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रही है, यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट में आ रहा है। जैसे 1 + 1 तो क्या आया? 1, और 0 + 0 तो क्या आया? 0। उसके बाद आप करते हैं एंड लो। ठीक है, ये जो पढ़ा आपने और लो था, वो जो कि एडिशनल का काम कर रहा था, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। ये जो डॉट का निशान देख रहे हैं ये गुना के लिए है। कहेंगे के लिए दोस्तों? गुना के लिए। अब उसके बाद जैसे वो समझा ऐसे ही से समझना। ए की जगह आपने रखा 1 की गुना 0 में करी, तो क्या आएगा? 0। आपने फिर यहीं से वही करा, 0 रखा, 0 की गुना 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से आप 1 रखो या 0 रखो, हमेशा क्या आएगा? 0। उसके बाद ए की जगह आपने आपके क्या रख लिया? 0। चलो 0 रख लो, कोई नहीं। 0 रखा, उसकी मल्टीप्लाई करी 1 में, तो अब जब इन दोनों की गुना करोगे तो क्या आया? 0। उसके बाद आपने ए की जगह क्या रखा? 1, उसकी गुना करी किस में? 1 में, तो अब क्या आया? 1। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ये 0 किस पर डिपेंड कर रही है? यहाँ भी 0 आई, यहाँ भी 0 आई, यानी कि जो ए का मान आया वही यहाँ से आपको आउटपुट में मिली है। उसके बाद ए इंटू ए, तो आप किसी भी संख्या की गुना करोगे तो आप जैसे देख लो, 0 × 0 बराबर 0,
और फिर 1 इंटू 1 की गुना करोगे तो 1, यानी कि पूरा ही ए पे डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं देखो कॉम्प्लीमेंट की। अभी आपने कॉम्प्लीमेंट पहले भी देखा था, जैसे मान लो ए का मान आपने क्या रखा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आपने फिर से गुना कर यहाँ से ले लिया 0, उसका कॉम्प्लीमेंट करा 1, तो आउटपुट में क्या आया आपका, आप देख सकते हैं 0। यानी कि ए का मान आप कुछ भी रखो, यदि उसका कॉम्प्लीमेंट उसकी मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में देखा हमने डी मॉर्गन थ्योरम। क्या दोस्तों, डी मॉर्गन थ्योरम। अब डी मॉर्गन थ्योरम में भी दो टाइप होते हैं, क्या, नैंड गेट और कि नॉर गेट। जबकि नैंड गेट जो है कॉम्प्लीमेंट सॉरी गेट नहीं है, लो है, ठीक है, ये लो है, गेट नहीं है, ठीक है। तो नैंड में क्या होता है, जो आपने पहले किया उससे ही लगभग थोड़ा सा सिमिलर होता है। अब देखिए जैसे कि ए इंटू बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट है या थोड़ा पूरे का बार है, तो जो डॉट है वो प्लस में परिवर्तित हो जाएगा और जो बार है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। यदि अलग अलग है तो दोनों का बार एक हो जाएगा और प्लस इंटू में बदल जाएगा, यानी कि प्लस है तो इंटू में, यदि इंटू है तो प्लस में। उसके बाद है नोर। नोर में क्या होगा, यदि पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो प्लस का अलग अलग टूट जाएगा, बीच में डॉट का निशान आ जाएगा, डॉट है तो प्लस हो जाएगा और दोनों एक के अंदर ही आ जाएंगे। उसके बाद होता है एक डुअलिटी थ्योरम, ठीक है ना, क्या होता है डुअलिटी थ्योरम। अब इसमें क्या होता, प्लस डॉट में, डॉट प्लस में, जो कि आप पहले देख चुके, 1 0 में, 0 1 में, ये सारी चीज आपस में क्या होती है, परिवर्तित होती है। उसके बाद देखते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिन टर्म और मैक्स टर्म। मिन टर्म में क्या होता है, मिन टर्म का मतलब होता है जो आउटपुट में 1 के लिए यूज होता है या 1 को प्रदर्शित करता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज की जैसे मल्टीप्लाई होती है ए इंटू बी इंटू सी या ए बार इंटू बी इंटू सी, तो इसमें कितनी इनपुट है आपके पास, 3 इनपुट होती है। इसे लिखने का तरीका क्या होता है या किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, ये हम सिग्मा एम से प्रदर्शित करते हैं मिन टर्म को, और मोस्टली ज्यादातर हम यूज भी इसी को करते हैं। अभी जब हम के मैप के सवाल करेंगे तो हम ज्यादातर इसी को यूज करके करेंगे। हम मैक्स टर्म का बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि मैक्स टर्म में क्या होता है, हमारा जो सवाल होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, लेकिन मिन टर्म से जो आउटपुट आती है बहुत बेहतरीन आती है और अच्छी आती है, ठीक है। उसके बाद है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में आउटपुट क्या होगा, 0 के लिए यूज करते हैं। ये आपकी सम टर्म होती है, इसमें आपको वहां आपने मल्टीप्लाई की है, यहाँ आपको सिर्फ प्लस करना है या सम करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसे जब हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखते हैं जब मैक्स टर्म खत्म हो गया, मैक्स टर्म के बाद देखिए आपने देख लेते हैं हम प्रदर्शित किससे करते हैं, पाई एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक चीज होती है सम, SOP, जिसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मिन टर्म, ठीक है, जिसका आउटपुट क्या होता है, 1 को दर्शाता है, दिखाता है। उसके बाद है POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो आप देख सकते हैं POS यानी कि जो आउटपुट में 0 को दर्शाता है। अब दर्शाता कैसे है, अब देखिए ये हमारे पास एक सवाल है, हमारे पास 3 इनपुट थी, 3 इनपुट आप कैसे लिखोगे, यानी कि 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 तक का कोड है, और हमने आउटपुट में मान लिया कि 1 0 1 1 0 0, इस तरीके से हमें मिला है। तो इसका लिखने का जो तरीका होगा किस तरीके से होगा, जैसे 0 0 0 तो इसकी आउटपुट थी, यानी कि 0 को आपको कैसे लिखना है दोस्तों, 0 को आपको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखना है, और जबकि 1 को आपको सिंपली लिखना है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है यहाँ, क्योंकि आपको सिर्फ वहां लिखना है जहां से आपकी जो आउटपुट है वो 1 है। तो आप यहां से देख सकते हैं A B C, आप A B C सब जगह लिख ही लो, ठीक है, A B C और A B C। तो जहां 0 है वहां से आपको बार लगाना है, जैसे कि इस वाले में, तो यहां से यहाँ बार है और यहाँ बार है, जबकि B आपका 1 है। उसमें अगले वाले में आपका यहाँ बार है, जबकि B और C नॉर्मल है। उसके बाद A B C यानी कि सिर्फ बीच वाले पे बार है, यानी कि B का मान 0 है, बाकी सब
वन है तो वन पे कोई बार नहीं आता। ऐसे इस तरीके से जब आप यहाँ देखोगे तो जो सी में ही सिर्फ बार है, क्या है दोस्तों, सी में बार। लेकिन यहाँ से आपकी आउटपुट देख लो, यो नहीं है, लेकिन यो आपका बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं आपका सिर्फ यहाँ बार हुआ, यहाँ बार हुआ, यहाँ बार है, बाकी इसमें आपके तीनों वन आ रहे हैं, तो इसमें कोई बार नहीं है। अब नंबर ऑफ मिन टर्म की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मिन टर्म कितनी हो गई, नंबर ऑफ मिन टर्म आपकी 5 है, जबकि मैक्स टर्म कितनी है 3, जो जीरो वाली है कितनी 3। दूसरा आप देख सकते हैं, अब देखिए आप पहले देख लीजिए, जो आपका मिन टर्म होगा उसमें जो आप लिखोगे जीरो को आप कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखोगे, यानी कि बार लगाओगे बार। उसके बाद यदि वन है तो वन को आप नॉर्मली फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद जैसे कि ये है, आप यहाँ से एक आउटपुट लिखिए अपनी तरफ से, आप देख सकते हैं। हाँ, जैसे कि अब जीरो यहाँ से है तो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ आपको बार लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ बार लगाना है। इसमें आपके पास एक्स वाई और जेड के पास बार है, यानी कि जीरो है। इसमें आपको कुछ नहीं है, इसमें आपको फिर यहाँ से बार है, बाकी आप इसमें कोई बार नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी आपको, जब आप गेट भी पढ़ोगे, उससे पहले भी पढ़ोगे या आगे जाके पढ़ोगे तो बहुत जगह आपकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव जो पॉजिटिव स्टेज होती है, पॉसिबल स्टेज होती है, यानी कि कितनी संभावित स्टेज हो सकती है मैक्सिमम, तो उसमें आपकी जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन, यानी कितने नंबर इसमें पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं, तो उसमें होगा 2 की पावर n की पावर n, ठीक है। यहाँ है 2 की पावर n स्टेज के लिए हो, और यहाँ से 2 की पावर n की पावर n हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपका के मैप, क्या है दोस्तों, के मैप, जो आपका जो सिंप्लीफिकेशन होता है, जो जोड़ घटा गुना भाग जो होती है उसे आसान करता है, ठीक है ना। इसका जो यूज है सिंप्लीफाई द बुलियन अलजेब्रा, तो बुलियन अलजेब्रा में इसका यूज किया जाता है। यो बेस होता है किस चीज़ पे, गिरे कोड पे बेस होता है। रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ सेल 2 की पावर n इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप इसमें 16 का, 8 का, 4 का, 2 का, ये सिंगल, ठीक है। इससे अलग इसमें कोई ग्रुप नहीं बनता। 16 का ग्रुप बनेगा, 8 का बनेगा, 4 का बनेगा, 2 का बनेगा, ठीक है। इसमें क्वाड बोलते हैं, पेयर, सिंगल तो ये हो गया, पेयर, क्वाड, ऑक्टेट, हेक्टेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनते हैं। आप भी जानते हैं जो भी ग्रुप बनेगा तो सिंगल का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 8 का होगा और 16 का। इससे अलग इसमें कोई ग्रुप नहीं बनने वाला। अब इसमें बात करते हैं कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है तो n की पावर दिया कितना 2, तो नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाएगी 2 की पावर n, यानी कितनी पॉसिबल स्टेज हो गई आपकी 4, ठीक है। अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा, a b, तो 0 1 और 0 1, a इधर b इधर। आप ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा, आप a इधर b इधर भी लिख सकते हो, तब भी कोई समस्या नहीं है। लिखने का तरीका क्या होगा, पहले ये वाले अंक आएंगे, उसके बाद ये वाले, जैसे 0 0 0 1 1 फिर 0, यानी कि पहले ये वाला फिर ये वाला फिर 1 फिर ये वाला 1। और आप जानते हैं 0 0 का मतलब 0, 0 1 का मतलब 1, 1 0 का मतलब 2, 1 1 का मतलब 3, क्योंकि हम ये क्लास में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। जैसे कि आपने क्या पढ़ा था, 8 4 2 1 का जब कोड पढ़ा था, तो 0 0 0 इस तरीके से। उसके बाद जब आपको 1 लिखना हो तो 1 के नीचे बाकी सब 0, जब आपको 2 लिखना हो तो इस तरीके से बाकी सब 0, जब आपको 3 लिखना तो इस तरीके से बाकी सब 0। ये चीज़ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ही यूज़ करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये क्या हो गया आपका मेन टर्म ऑफ, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो हुआ आपका 2 के लिए, जिसमें n की वेरिएबल की मात्रा कितनी है 2। लेकिन अब देखेंगे n कितने करने हैं, अब आपको करने हैं 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 3। तो 3 के लिए आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ऐसा आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू इसके, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इस तरीके से आपको बनाना है, 1 2 3 और एक 4, इस तरीके से, ठीक है। आप एक यहाँ लीजिए। अब यहाँ से आपको सिर्फ 2 ही नंबर लिखने हैं, तो आप इनके a रखो, इधर b और c रखो,
ठीक है, और भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ए बार और ए, यानी कि 0 और 1। आपको पता है 1 आप नॉर्मल रखते हो और वैसे आप अलग अलग रखते हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में रखते हो। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है 0 0 0 1 1 1 1 0। उसी तरीके से अब इसमें यहाँ प्रदर्शित कर दो, जैसे कि बी बार सी बार, ठीक है, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। पहले ये वाला नंबर 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। फिर ये इस तरीके से 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना हो गया 0, यहाँ 1, यहाँ आपका कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो गया आपका 4, ये 5, ये 6 और ये 7, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसमें थोड़ी सी आपको समस्या लगे कि ये हमने क्यों लिखा। देखो दोस्तों, जब हम सवाल करते हैं तो वहाँ से हमें ये नहीं मिलेगा कि 0 0 0 1 ऐसा नहीं बनाना हमें, सिर्फ वहाँ से आपको संख्या लिखी हुई मिलेगी कि 1 2 3, जहाँ भी संख्या लिखी मिलेगी तो वहाँ आपको क्या करना है, क्रॉस बनाना है। ठीक है, या आपको 1 लिख देना है। तो उससे आप समझ जाओगे कि हाँ हमें सिर्फ किस किस के पेयर बनाने हैं। तो सिर्फ ये एक लिखने का तरीका है। अब कोई पूछने लग जाए यो 1 कहाँ से बना, ठीक है, जब आप एक वो बनाओगे, मान लो आपके पास कोई सवाल है, ठीक है, आपने इस तरीके का एक स्टेप बना लिया, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, आपने एक इस तरीके से बना लिया 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख दिया। आपसे किसी ने पूछ लिया यो कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से, 7 कहाँ से, 6 5 4। तो ये सिर्फ हमने यही बताने के लिए इसे बनाया है, आपको समझाया है कि ये कहाँ से आया है। इसका अभी तक यहाँ से कुछ नहीं। जब आप अपने एग्जाम में सवाल करते हो या प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ से आपको 0 1 2 3 ये लिखना है। और जब सवाल में भी आपको सिर्फ लिखा क्या मिलेगा, मान लो आप जैसे सवाल करते हो तो आपको सिर्फ लिखा मिलेगा सिग्मा m बराबर 1 2 5 7। अब इसका मतलब क्या है, जैसे 1 है तो यानी कि 1 के यहाँ कोई वैल्यू है, उसके बाद 2 के पास कोई वैल्यू है, उसके पास 5 के पास वैल्यू है, उसके बाद 7 के पास वैल्यू है, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पेयर बना, आपने एक पेयर यहाँ बना, ये आपका सिंगल है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको देखनी होगी, ठीक है। बस कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ से बना वो चीज़ हमने आपको बताई है। उसके बाद है, बाद आपका 2 का हो गया, 2 वेरिएबल के लिए हो, 3 वेरिएबल के लिए हो गया। अब देखते हैं 4 वेरिएबल के लिए हो, ठीक है ना। 4 वेरिएबल के लिए हो, 4 वेरिएबल वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। 2 4 1 2 3 4 1 2 3 और एक 4। ठीक है, A B C D। सबसे पहले 0 0 1 0 1 1, यहाँ होगा 0 1। ठीक है, उसके बाद है यहाँ से आपका 0 1 1 0, ऐसे यहाँ से 0 0 0 1 1 1 और 0 1 0। जैसे यहाँ लिखा ऐसे आपने यहाँ लिखना है। तो ये में कोई समस्या नहीं होगी, पहले ये लिखने हैं उसके बाद ये वाले लिखने हैं। तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, यह नंबर बन गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये जो नंबर आपने देखे हैं, हमें सिर्फ जब एग्जाम में करना होता है सिर्फ हमें ये देखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से। ठीक है ना। अब इस तरीके को जैसा आपने लिखा सी डी बार सी डी सी डी सी डी बार, ऐसे यहाँ लिखोगे ए बी बार ए बार बी, और यहाँ से लिखोगे ए बी बार। अब इस तरीके से आगे आपको कोई भी सवाल मिलेगा तो इसी के फॉर्मेट में आपको सवाल को सोल्व करना है। अब इसमें n का मान कितना था 4, सेलों की संख्या कितनी हुई 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, ये नंबर आपको याद होने चाहिए, ये कहाँ से आए। ठीक है, पता होना चाहिए कहाँ से आए, तो वो हमने आपको यहाँ दिखा दिया कि कहाँ से आए। ठीक है, ग्रुप कितने कितने का बनेगा 16 का 4 का 8 का, इस तरीके से 4 का 8 का 2 का या सिंगल, तो इस तरीके से आपके ग्रुप बनेंगे। अब जैसे मान लो आपके पास कोई सवाल है सिंगल, ठीक है, एक सवाल है आपके पास, कोई भी एक नॉर्मली सवाल ले लो आप 2 के फॉर्मेट में। ठीक है, हाँ ए बी 0 1 या बी बार बी 0 1 ए बार ए। ठीक है, इस तरीके का तुम्हारे पास कोई सवाल है। अब जैसे इसका मान कितना 1 2 3 4, तो यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं किसी को भाई। यहाँ तक क्या समस्या होती किसी को, सॉरी गलत हो गया, 0 से होगा ना, 0 1 2 2 और 3, 4 तो आना ही नहीं है। हाँ 0 1 2 3। मान लो एक संख्या यहाँ दी हुई है और एक संख्या यहाँ दी हुई है, मान लो यहाँ से आपका क्या दिया हुआ 1 और यहाँ भी क्या दिया हुआ 1, तो इसका भी कोई पेयर नहीं बन रहा, इसका भी कोई पेयर नहीं बन रहा। पहले यो लिखोगे फिर यो लिखोगे, तो यानी कि आउटपुट में क्या आ गया ए बार बी बार प्लस, दोनों के बीच में क्या होगा प्लस, फिर ए बार सॉरी ए और बी, ये आपका क्या हो गया बूलियन व्यंजक। उसके बाद जैसे कि आपके पास और गेट की एक ट्रूथ टेबल है। ठीक है, एक टेबल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक टेबल से थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा। ए बी वाई इनपुट आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1। चलो करो 0 0 0 0 0 0 ए इंटू बी के लिए निकालना है। ठीक है, यहाँ हमें पता नहीं, लेकिन हम बस ऐसे ही निकाल रहे हैं 0 1, बस हमें इतना पता कि इसकी यहाँ से आउटपुट 1 है, बाकी सब क्या आगे 0। तो इसके लिए आपको के मैप बनाना है। ठीक है, के मैप बना लीजिए 1 2 4। ठीक है, 0 1 2 3। अब देखिए सिर्फ आपने यहाँ देखा होगा 0 1 2 3, यानी कि सिर्फ यहाँ 1 है, बाकी सब क्या है 0 है। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ से एक 1 लिखना है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ ए है, यहाँ आपके पास बी है। ठीक है, यहाँ बी बार है, यहाँ ए है, सॉरी बी, यहाँ ए बार, यहाँ ए। तो अब यहाँ से आपको इस 1 को निकालना है, तो इस 1 को निकालोगे तो ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, तो यही कि आपका क्या है बूलियन फंक्शन या बूलियन व्यंजक।
अब ये आपको यहाँ भी पता था, जब आपने यहाँ 1 लिया, ठीक है, जब आपने यहाँ 1 लिया तो आपको सिर्फ क्या आना था, ए इंटू बी। ये कैसे पता लगा मैं, के मैप से, ठीक है ना। जहाँ 1 होता है वही हम मैक्स टर्म, जो हमारी मिन टर्म होती है वो हमें सिर्फ इसी चीज़ को बताती है। तो इस तरीके से के मैप से आप किसी भी सारणी को आसान ऑफ वे में कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं सिंप्लीफाई करना है, किसी भी सवाल को क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। तो हो सकता है इसमें आपको बड़े से बड़े सवाल मिलेंगे। तो अभी जैसे कि आपने के मैप स्टार्ट किया है, आपको सिर्फ ये रटना नहीं है, सिर्फ इसे समझ के चलना है कि कौन सी संख्या किस तरीके से आपके बनकर आई है, कि 0 0 यहाँ से 1 क्यों बना, 2 क्यों बना, 3 4 5 6 7। तो ये सारी चीज़ें, इनका सारा अपना अपना यूज़ होता है। आप इसमें कोई एक आधा सवाल और ले सकते हैं, जैसे मान लो एक सवाल और ले लो, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, जिसमें एन की वैल्यू हम कुछ ज़्यादा रख लेंगे, 2 1 2 3 और 4। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई सवाल लेना है। अब यहाँ मान लो आपके पास ए है, यहाँ बी और सी है। अब यहाँ से क्या होगा, 0 0 1 0, यही यही गलत होता है हर बार। यहाँ क्या है, 0 1, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ए बार ए, बी सी बार, बी बार सी, और आपका यहाँ होगा बी सी बार, और यहाँ बी और सी। अब जैसा हमारे पास जो 1 है कहाँ है, एक 1 यहाँ है, ठीक है, एक 1 यहाँ है, यानी कि इनके मान हमें दिए हुए हैं। एक वैल्यू यहाँ से दी है, एक वैल्यू यहाँ दी है, और एक वैल्यू हमें यहाँ से दी है, ठीक है ना। तो अब इस सवाल को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो कितने के लिए है, 3 वेरिएबल के लिए है। अब इसमें हमें आउटपुट को बताना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक पेयर आपका यहाँ बन रहा है। सबसे पहले जितने पेयर बन रहे हैं उतने आप पेयर बनाओ। उसके बाद दूसरा पेयर आपका यहाँ से बन रहा है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसको बिल्कुल अलग रखो। चाहो तो इसको इसके साथ बना सकते हैं, लेकिन इसका और इसका बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है सिंगल ही बनाने में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसका पहले से ही पेयर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अगर आप चाहो तो इसके साथ भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर आपको इसको सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसका इसके साथ भी बना सकते हो। ये लो, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ से एक आउटपुट लिखोगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए इंटू ए बार। देखो आपको पता है जब ए इंटू ए बार करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यानी कि यहाँ से सिर्फ आउटपुट में आपकी क्या आ गई, सिर्फ ये चीज़ आपके आउटपुट में आ गई। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, पी बार सी बार, ठीक है। इसको छोड़ दो। उसके बाद है यहाँ, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सी। तो सिर्फ इन दोनों में से क्या आएगा, सी, क्योंकि जब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है तो ये खत्म हो जाएंगे, यानी कि ए बार और सी। अब आपको लग रहा हो कि ऐसा कैसे खत्म हो जाएंगे, अभी वो चीज़ समझा देंगे कि किस तरीके से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इसका, अब इसको निकाल लोगे तो इसके लिए इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसको प्लस इसको। अगर आप इसमें सबसे पहले देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है। अब इसके साथ पेयर बना रहे तो यहाँ से सबसे पहले तो ए आ गया। उसके बाद इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बी, सी बार कॉमन है, तो यहाँ क्या आएगा, सी, क्योंकि सी बार कॉमन है, जबकि बी बार और बी ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा, एफ बराबर बी बार सी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी बार आ जाएगा। अब जैसे कि अभी इसी आपने देखा इसको, तो यदि आप इसको सोल्व करते हैं, अगर आप इसको जैसा इस तरीके से सोल्व करते हैं, तो आप इस पूरे टर्म को लिखोगे किस तरीके से, सबसे पहले लिखोगे आप इसको प्लस इसको, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस, ठीक है। यो भी आपने एक के लिए लिखा, अब इसके लिए लिखोगे आप ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, जो इस लास्ट वाले के लिए है, जो इसके और इसके लिए आया, यानी कि ए बी बार
सी बार प्लस भाई यो प्लस यो ही, उसके बाद यो प्लस यो, तो ए बी सी बार। तो इस तरीके से कितनी टर्म बन गई अभी हमारे पास? वेरिएबल तो 3 ही है लेकिन बहुत सारी चीज़ बन गई। अब इसमें से कुछ चीज़ कॉमन आ रही होगी, जैसे बी बार और सी बार। यहाँ से आपने बी बार और सी बार कॉमन लिया तो यहाँ ए बार प्लस ए बचा, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ से ए बार और सी कॉमन लिया, ए बार और सी कॉमन लिया, यहाँ से आपका बी बार प्लस बी बचा। उसी प्रकार आपने यहाँ से ए और सी बार कॉमन लिया, ए और सी बार को कॉमन लिया, तो यहाँ भी बी बार प्लस बी बचा। और आपने एक बात पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले, यदि कहीं बी बार, ठीक है, अभी हम दिखा दे कि बी कहीं दिखाई दे रहा हो बी प्लस बी बार, क्या बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार का मान कितना होगा 1, या ए प्लस ए बार का मान कितना होगा 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं इन सब का मान क्या होगा दोस्तों 1, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1। और जब इन सभी का मान 1 हो गया तो देखो यही तो आया, तो ऐसे ही तो करा हमने। तो सवाल को आसान करो, और आसान करने के लिए समय लगेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कोशिश जब तक नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को कर सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि सवाल बड़े कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं, ठीक है ना। हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हर एक चीज़ बड़ी बेसिक से चल रही है, बड़ी इन्फॉर्मेशन चीज़ है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। आप जब तक खुद से नहीं करोगे आप नहीं समझ सकते। तो के मैप तक याद रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल गेट्स, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? डिजिटल गेट्स। अब उस गेट्स में जो लॉजिकल आपके लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें आप एंड गेट, और गेट, नोट गेट, सारे गेट्स पढ़ोगे, ठीक है ना। तो कोशिश करना दोस्तों, इस के मैप की भी आगे जाकर जरूरत पड़ने वाली है। तो जितना अभी तक तुम्हें बताया गया है अभी सिर्फ आपका बेसिक है के मैप में, कोई एडवांस स्टार्ट नहीं हुआ। जब आप आगे चलते जाओगे, जब एनकोडर डिकोडर पढ़ोगे तो वहाँ आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी यदि आपने यहाँ प्रैक्टिस नहीं की तो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।